नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली में एनडीए सरकार है, वहीं बिहार और आंध्र प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार चल रही है। आंध्र की नई एनडीए सरकार के अगुवा चंद्रबाबू नायडू और बिहार की एनडीए सरकार के अगुवा नीतीश कुमार हैं। ये दोनों ही इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। नीतीश को जहां बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, वहीं चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश के विकास के लिए ढेर सारी परियोजनाएं और पैसे चाहिए। विशेष श्रेणी का दर्जा या विशेष आर्थिक पैकेज की मांग पर प्रधानमंत्री क्या रुख अपनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। सौदेबाजी और इस पर प्रधानमंत्री का रुख अभी लोकसभा स्पीकर के चुनाव के वक्त भी साफ हो सकता है। इसका संकेत इस महीने के आखिर तक मिल जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी और आरएसएस में दूरी बन रही है। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि संघ प्रमुख और संघ के कई नेताओं के बयान और चुनाव के बीच जेपी नड्डा के बयान ने सब कुछ साफ कर दिया है। अब सवाल ये भी है कि क्या संघ ने बीजेपी की आलोचना पहली बार की है? जवाब है नहीं, क्योंकि इससे पहले साल 2000 में सुदर्शन ने वाजपेयी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दी थी। 2004 में भी जब बीजेपी हारी थी तो संघ के प्रमुख के सुदर्शन ने बतौर पीएम वाजपेयी के कार्यकाल की आलोचना की थी और यहां तक कह दिया था कि वाजपेयी और आडवाणी को संन्यास लेकर नए नेतृत्व को मौका देना चाहिए। जनसत्ता का लेख इसको लेकर लिखा गया है और कहा गया है कि उसकी तुलना ताजा घटनाक्रम से नहीं कर सकते हैं। तो क्या खबर यह है कि संघ ने अपने कार्यकर्ताओं को शांत करने के लिए ये बातें कही हैं जो बीजेपी नेतृत्व के रुख से असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। क्या भाजपा व आरएसएस के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ये बयान दिए गए हैं और क्या नरेंद्र मोदी को संदेश देने के लिए ये बातें कही गई हैं और ये संदेश देना भी इनका मकसद है कि संघ को हल्के में नहीं लिया जाए। जनसत्ता में लेख में कहा गया है ये कोर्स करेक्शन है और असल में भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए है ताकि नेता कार्यकर्ता सब अपने अपने हिसाब से जरूरी कदम उठाने लग जाएं। गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में मोहन भागवत के पहुंचने के बाद यह खबर चल रही थी कि उनकी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हो सकती है। जिसके बाद सबकी नजरें इस मुलाकात पर जम गईं। प्रधानमंत्री मोदी के बनारस दौरे से पहले यूपी की राजनीति का एपिसेंटर गोरखपुर बन गया। इंडियन एक्सप्रेस ने तो एक दिन में दो मुलाकातों की खबर दे दी, समय और स्थान के साथ। लेकिन सूत्रों के हवाले से बताया गया कि भागवत और योगी की बंद कमरे में दो बैठकें हुई जो लगभग 30 मिनट तक चली। इसके बाद लोग कहने लगे कि क्या ये बीजेपी में परिवर्तन के संकेत हैं। लोग मोदी शाह को लेकर तक कहने लगे कि मोदी शाह के खिलाफ कुछ फैसला हो सकता है। हालांकि जैसे ही खबर चली, इसके उलट खबर आने लगी कि उनकी मुलाकात हो ही नहीं पाई। अब ये समझना मुश्किल है कि मुलाकात हुई है या नहीं, लेकिन इससे पहले संघ प्रमुख जब भी गोरखपुर जाते थे तो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होती रही है। लेकिन ऐसा कंफ्यूजन तो पहले नहीं देखा गया। अब ऐसी खबरें चल रही हैं या चलवाई जा रही हैं, ये अलग सवाल उठता है। लेकिन अगर मिले हैं तो भी और नहीं मिले हैं तो भी सवाल यही है कि क्या कुछ बदलाव होने वाला है। क्योंकि ना मिलना बताता है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच तकरार चल रही है और मिलना और फिर खबर बाहर ना आना बताता है कि कुछ खेल तो चल रहा है। मालूम हो कि 4 जून को चुनाव नतीजे आने के बाद से ही संघ मोदी और बीजेपी पर निशाना साध रहा है। पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। स्वामी ने पंढरपुर मंदिर अधिनियम को लेकर बीजेपी शिवसेना एनसीपी के गठबंधन वाली महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हमें हिंदू धर्म को महाराष्ट्र सरकार से बचाने की जरूरत है। बीजेपी नेता ने पंढरपुर मंदिर अधिनियम को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई में महाराष्ट्र सरकार की ओर से दिए गए हलफनामे का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि पंढरपुर मंदिर अधिनियम भक्तों के अधिकारों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि उन्हें पुजारी वर्ग की क्रूरता से बचाने के लिए है। स्वामी ने बयान के साथ लाइव लॉ का एक लेख भी शेयर किया है। इस आर्टिकल में बॉम्बे हाईकोर्ट में पंढरपुर मंदिर अधिनियम की हालिया सुनवाई का जिक्र है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि हमें हिंदू धर्म को महाराष्ट्र सरकार की असभ्य लोलुपता से बचाना है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से विट्ठल रुक्मणी मंदिरों का प्रशासन अपने कब्जे में लेने के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने ये बात कोर्ट में कही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ रायबरेली से भी चुनाव लड़े थे। दोनों ही सीटों पर उन्हें जीत मिली थी। ऐसे में अब राहुल गांधी ने रायबरेली सीट अपने पास रखी है और वायनाड को छोड़ दिया है। पार्टी ने फैसला किया है कि उपचुनाव में यहां कांग्रेस का अगला उम्मीदवार प्रियंका गांधी होंगी। राहुल गांधी ने कहा कि वो वायनाड में भी आते रहेंगे और प्रियंका गांधी रायबरेली आती रहेंगी। तो दोनों सीटों को 2 सांसद मिल रहे हैं।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। इसके बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि वो वायनाड के लोगों को राहुल गांधी की कमी महसूस नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि वायनाड का प्रतिनिधित्व करके मुझे बेहद खुशी होगी। मैं वायनाड के लोगों को राहुल गांधी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि वो वायनाड आते रहेंगे, मैं भी सभी को खुश रखने के लिए कड़ी मेहनत करूँ। प्रियंका गांधी ने कहा कि रायबरेली से तो मेरा पुराना रिश्ता है, 20 साल से मैंने रायबरेली और अमेठी के लिए काम किया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस से कहा है कि हम सब राजनीतिक विरोधी हैं, दुश्मन नहीं हैं, एक दूसरे से नफरत न करें। दरअसल केजरीवाल कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से एक फोटो ट्वीट किया था जिसमें पीएम मोदी पोप से मिल रहे होते हैं और लिखा है कि फाइनल पोप को भगवान से मिलने का मौका मिला। दार्जिलिंग में एक मालगाड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि रेल मंत्रालय यात्रियों की सुविधा की परवाह नहीं करता है। ममता बनर्जी ने कहा कि रेलवे विजन लेस हो गया है। रेल मंत्रालय को सिर्फ उद्घाटन के वक्त दिखाई देता है और सुंदरीकरण की बातें होती हैं, लेकिन रेल मंत्रालय यात्रियों की सुविधा की परवाह नहीं करता है। उन्हें रेलवे के अधिकारियों, इंजीनियर्स, टेक्निकल स्टाफ और कर्मचारियों की चिंता नहीं है। ये सब लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को वापस ले लिया गया। रेलवे के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ हूँ, वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार को सिर्फ चुनाव की चिंता रहती है। सोमवार की सुबह दार्जिलिंग में एक मालगाड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई। इस हादसे में कई रिपोर्टों में 8 लोगों की मौत की बात कही जा रही है, तो कई में 15 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे और जिन्हें मामूली चोटें आई हैं उन्हें 50,000 रुपए दिए जाएंगे। सोमवार की सुबह दार्जिलिंग में एक मालगाड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई। इस घटना पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने इस हादसे को दुखद बताया। राहुल गांधी का कहना है कि उनकी पार्टी जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएगी और मोदी सरकार को इन दुर्घटनाओं पर जवाबदेह बनाकर रहेगी। राहुल ने कहा कि विगत 10 वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में हुई वृद्धि सीधा साधा मोदी सरकार के कुप्रबंधन और उपेक्षा का नतीजा है, जिसमें आए दिन यात्रियों के जान माल का नुकसान होता है। 1 जुलाई 2024 से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। इनको लेकर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नए आपराधिक कानून सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श कर लाए गए हैं। इसके बाद कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि अर्जुन राम मेघवाल पूरा सच नहीं बता रहे हैं। 3 नए आपराधिक कानूनों को विपक्षी दलों के 146 सांसदों को सस्पेंड करने के बाद अपनी मर्जी से पास किया गया था। तिवारी ने कहा कि इसका मतलब है ये 3 कानून संसद के एक धड़े का ही पक्ष दिखाते हैं जो संसद की ट्रेजरी बेंच पर बैठे हैं। ये समूचे संसद के सामूहिक ज्ञान को नहीं दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि गृह मामलों की स्थायी समिति के सदस्यों ने जो विपक्ष में विचार रखे थे उन्हें माना भी नहीं गया। 1 जुलाई 2024 से इन तीनों कानूनों का लागू होना भारतीय लीगल सिस्टम में पानी फेंकने के बराबर होगा। मनीष तिवारी का कहना है कि इन कानूनों को लागू होने से तब तक रोका जाना चाहिए जब तक समूची संसद इस पर विचार विमर्श न कर ले। इन कानूनों के कुछ प्रावधान भारतीय गणराज्य द्वारा दिए गए नागरिक स्वतंत्रताओं पर आघात करते हैं। जातियों का पता अमीरी गरीबी में भी पता चल जाता है। देश में आबादी के हिसाब से कम ऊंची जातियों का संपत्ति में दबदबा है। भारत में कुल अरबपतियों की संपत्ति का 85% से अधिक हिस्सा ऊंची जाति के लोगों का है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के शोधकर्ताओं द्वारा बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार 2022 में अनुसूचित जाति यानी SC के लोगों की हिस्सेदारी 2.6% थी, जबकि उच्च जाति के लोगों की हिस्सेदारी 88.4% थी और OBC की हिस्सेदारी 9% थी। OBC की संपत्ति में गिरावट आई है, जबकि तथाकथित ऊंची जातियों की संपत्ति में बढ़ावा हुआ है, जबकि आबादी में जमीन आसमान का फर्क है। वहीं आदिवासी समुदाय से कोई अरबपति है ही नहीं। वहीं NSSO के एक सर्वे के अनुसार देश में OBC वर्ग की आबादी लगभग 41% है, SC वर्ग की आबादी लगभग 20%, SC वर्ग की आबादी लगभग 9% और अन्य वर्गों की आबादी 30% है। हालांकि आबादी और अधिक हो सकती है। कुछ दिन पहले बिहार में जातिगत जनगणना करवाई गई थी, जहां OBC की आबादी 63% थी। चुनाव में भी राहुल गांधी लगातार ये बात कहते रहे कि उनकी सरकार आई तो देश में जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। रिसर्च में शामिल एक नाम पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अनमोल सोमांची का है। सोमांची कहते हैं कि इस रिसर्च से ये पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में नए जो अरबपति बने हैं वो बड़ी संख्या में उच्च जातियों के हैं। सोमांची कहते हैं कि जाति शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक नेटवर्क को तय करती है।
दलितों को देश के कई इलाकों में जमीन का मालिक नहीं बनने दिया जाता है और इसका असर उनकी आर्थिक तरक्की पर पड़ता है। बता दें, साल 2019 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, JNU और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज के द्वारा 2 साल तक किए गए अध्ययन के बाद ये बताया गया था कि देश की ऊंची जातियों के हिंदुओं, जिनकी आबादी लगभग 22% है, उनके पास देश की कुल संपत्ति का 41% हिस्सा है और ये सबसे अमीर वर्ग है, जबकि 7.8% हिंदू आदिवासियों के पास सिर्फ 3.7% संपत्ति है। JDU सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस वीडियो में JDU सांसद कहते हैं कि मैं यादव और मुस्लिम समाज का कोई काम नहीं करने वाला हूं। आप आएंगे, आपको नाश्ता करवाएंगे, चाय पिलाएंगे, लेकिन मदद की उम्मीद ना लगाएं। उन्होंने दो टूक कहा कि इस बार बिना किसी कारण के इस समाज ने उन्हें वोट नहीं दिया। बीजेपी ने इस साल के अंत में होने वाले महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। बीजेपी के एक्स हैंडल से इस बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगी। बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भूपेंद्र यादव को प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया है, जबकि अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। सह प्रभारी का जिम्मा बिप्लब देब को पास सौंपा गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जबकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जी किशन रेड्डी को जम्मू कश्मीर का प्रदेश चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। हाल ही में संपन्न आम चुनाव में मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से 48 वोटों के मामूली अंतर से जीत हासिल करने वाले शिंदे की शिवसेना के उम्मीदवार रविंद्र वायकर के खिलाफ विपक्ष ने दबाव बढ़ा दिया है। शिवसेना UBT के नेता अनिल परब ने सोमवार को कहा कि वायकर को निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित घोषित करने के लिए पार्टी रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी के खिलाफ मामला दर्ज करेगी। बता दें, वायकर 4 जून को वोटों की गिनती के दौरान कथित तौर पर एक EVM से कनेक्टेड मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए पाए जाने के बाद विवादों में घिर गए हैं। वहीं संजय राउत ने कहा कि रविंद्र वायकर को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने से रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वायकर की जीत संदेह के घेरे में है और मुंबई के वनराई पुलिस स्टेशन में पहले ही शिकायत दर्ज की जा चुकी है। अडानी ग्रुप लगातार नए नए क्षेत्रों में उड़ान भर रहा है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने रविवार को भूटान में 570 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रो प्लांट के निर्माण के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए। रविवार को गौतम अडानी ने थिम्पू में भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे से मुलाकात की। स्कूली पाठ्यक्रम के भगवाकरण के आरोपों को खारिज करते हुए NCERT के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा है कि गुजरात दंगों और बाबरी मस्जिद विध्वंस के संदर्भों को स्कूली पाठ्यपुस्तकों में संशोधित किया गया है, क्योंकि दंगों के बारे में पढ़ने से हिंसक और उदास नागरिक पैदा हो सकते हैं। सकलानी की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कई हटाए गए बदलावों के साथ नई पाठ्यपुस्तकें बाजार में आई हैं। संशोधित कक्षा 12 में राजनीतिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में बाबरी मस्जिद का उल्लेख नहीं है, बल्कि इसे 3 गुंबद वाली संरचना के रूप में संदर्भित किया गया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने कहा है कि NCERT चीफ गुजरात दंगों को पाठ्यक्रम से हटाए जाने पर मूर्ख दलील दे रहे हैं। इस हिसाब से तो युद्ध, आंदोलन, महासंग्रामों के बारे में भी नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि लोग हिंसक हो जाएंगे। बच्चे क्या सीखते हैं, ये निर्भर करता है कि आप हिंसा का महिमा मंडन करते हैं या उसकी निंदा करते हैं। अजित पवार की NCP के वरिष्ठ नेता व कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल का दर्द छलक कर बाहर आ गया है। उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजेगी, लेकिन अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा को अवसर दिया गया। अब भुजबल ने कहा है कि 6 साल पहले भी उन्होंने राज्यसभा जाने की इच्छा जताई थी, लेकिन तब भी उन्हें मायूस होना पड़ा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को उन्होंने शाखा प्रमुख बनवाया वो भी अब सांसद बन गए, लेकिन उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया। NCP नेता भुजबल ने कहा कि राज्यसभा जाने की उनकी दिलचस्पी तभी हो गई थी जब 6 साल पहले प्रफुल्ल पटेल को राज्यसभा भेजा गया। मैंने सोचा कि समय आने पर हम बात करेंगे, लेकिन पार्टी ने किसी और को भेजने का फैसला किया। इस खबर को ट्वीट कर कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने कहा है, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। केंद्रीय मंत्री और केरल में बीजेपी का खाता खोलने वाले सांसद सुरेश गोपी ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर एक बयान दिया था। इसके बाद उन्होंने अपने बयान को लेकर सफाई पेश की है। गोपी ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि इंदिरा गांधी कांग्रेस से हैं, मैं उन्हें आज़ादी के बाद उनके मरने तक भारत का वास्तविक आर्किटेक्ट कहने से पीछे नहीं हट सकता। बता दें, केरल से भाजपा के पहले सांसद और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने पूर्व PM इंदिरा गांधी को मदर ऑफ इंडिया बताया था। सुरेश गोपी के बयान को ट्वीट कर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि कैबिनेट में बैठे उस पहले एक्टर को इस दूसरे एक्टर से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
खालिस्तान समर्थक नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप झेल रहे भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक से अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है। गुप्ता को पिछले साल अमेरिका की सरकार के अनुरोध पर चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार किया गया था। उम्मीद है कि उन्हें न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में पेश किया जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने 6 सदस्यों वाली वॉर कैबिनेट को भंग कर दिया है। बेनी गैंट्स और गादी इसेनकोट ने करीब हफ्ता भर पहले वॉर कैबिनेट से खुद को अलग कर लिया था। ये दोनों वॉर कैबिनेट के अहम सदस्य थे। इन दोनों के वॉर कैबिनेट से अलग होने के करीब हफ्ते भर बाद नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट को भंग कर दिया है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में हमास के साथ जंग जारी रहने जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अब छोटे मंच पर चर्चा होगी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।